बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पेंशन रूल स्टार्ट करेंगे। पेंशन का नाम सुनते ही एक माइंड में चीज़ आती है कि रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहे होते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही है पेंशन के साथ भी। रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट सैलरी बेस्ड कुछ बेनिफिट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, उसको ही पेंशन कहते हैं। पेंशन की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट भी है। इसको देखते हैं। ए पीरियडिकल पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि एक ख़ास पीरियड के बाद जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉई को जो उसने गुज़श्ता अरसा में सर्विस की होती है उसके बदले में पेमेंट करती है। यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सर्विस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बात आपको याद रखनी है। क्वालिफाइंग फॉर पेंशन, पेंशन इज़ ग्रांटेड ऑन क्वालिफाइंग ऑफ मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस, यानी कम अज़ कम 10 साल की सर्विस होगी तो फिर क्वालिफाइंग पेंशन उसको मिलेगी। क्वालिफाइंग पेंशन इनफैक्ट पेंशन नहीं होती बल्कि एक ग्रेचुइटी होती है जिसके लिए सर्विस की रिक्वायरमेंट कम अज़ कम 10 साल होनी चाहिए। जो बंदा रिटायरमेंट हो रहा है उसकी 10 साल अगर सर्विस उसने की हुई है तो उसको एक क्वालिफाइंग पेंशन मिलेगी जिसको हम ग्रेचुइटी कहते हैं। और ग्रेचुइटी का आगे ज़िक्र भी आएगा, लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि जितनी किसी की बेसिक रनिंग पे होती है एक एम्प्लॉय की, आपको पता है कि एक बेसिक रनिंग पे होती है और जिसको MTS भी कहते हैं, मिनिमम टाइम स्केल के हिसाब से वो चल रही होती है और इंक्रीमेंट सालाना उस पर ऐड होते रहते हैं। और वही मिनिमम बेसिक पे स्केल जो होती है, मिनिमम टाइम स्केल जो होता है, उसमें इंक्रीमेंट जब ऐड होते रहते हैं और जिस स्टेज पे भी हो उसको हम बेसिक पे कहते हैं। और कुछ उसमें मेडिकल अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है, TAD बाकी कुछ होते हैं, वो सारे शामिल होके वो अलाउंसेस और उसकी ग्रास सैलरी बनती है। उसमें से कोई डिडक्शन होती हैं तो नेट पे बनती है उसकी। तो जो पेंशन होती है वो बेसिक पे के हिसाब से ही कैलकुलेशन उसकी होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रेचुइटी की बात कर रहे थे क्वालिफाइंग पेंशन की, वो जितनी उसकी रनिंग बेसिक होगी, जितने उसने साल सर्विस की होगी उतने साल से मल्टीप्लाई करेगा, पर मंथ के हिसाब से नहीं। लेट्स सपोज किसी की बेसिक पे चल रही है 40,000 और उसने 11 ईयर्स सर्विस की है क्वालिफाइंग सर्विस, तो 11 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ग्रेचुइटी, ये जो अमाउंट मिलेगी उसको हम ग्रेचुइटी कहते हैं। पेंशन इज़ ग्रांटेड ऑन क्वालिफाइंग ऑफ मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस। ठीक है जी। और ये जो पॉइंट है अब इससे नीचे अभी पढ़ेंगे हम। आफ्टर ए सर्विस ऑफ 5 ईयर्स और मोर बट लेस दैन 10 ईयर्स, ग्रेचुइटी नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ्स एमोल्यूमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर उसकी सर्विस 10 साल से कम है और 5 साल से ज़्यादा है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको ग्रेचुइटी मिलेगी। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जो ग्रेचुइटी मिलेगी, अब यहाँ पे अगर ये पहले का जब का रूल है अप्लाई जब हुआ था तो ये जब मेडिकल ग्राउंड पे होता था, अगर फ़र्ज़ किया को मेडिकली अनफिट हो जाता है 10 ईयर्स के बाद तो उसको फुल पेंशन मिलती थी, ये हो जाती थी उसके लिए क्वालिफाइंग पेंशन। अब जो ग्रेचुइटी की रिक्वायरमेंट है कि कम अज़ कम उसकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, मिनिमम यहाँ पे है ग्रेचुइटी नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ एमोल्यूमेंट्स, यानी कि जो उसकी बेसिक पे है और उसके लिए 5 ईयर से लेके, ये जो लाइन है आपने ये याद रखनी, 5 ईयर्स से ज़्यादा हो और 10 साल से कम हो तो सिर्फ और सिर्फ उसको ग्रेचुइटी मिलेगी।
आगे आता है यहाँ से, इफ़ अ सिविल सर्वेंट डाइज इन सर्विस द रेट शैल बी 1.5 months emoluments, 1.5 months emoluments फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यानी कि जितने उसने साल सर्विस की है, एक महीने की उसकी सैलरी है 40,000 मिनिमम जो बेसिक पे है। अब हाफ मंथ की कितनी हो जाएगी, 20,000, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 60,000। अगर फ़र्ज़ किया वो जो ड्यूरिंग सर्विस जिसकी डेथ होती है उसकी अगर सर्विस हो 12 साल, तो 12 साल को आपने मल्टीप्लाई करना है इस 60,000 से, तो जितनी होगी उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। यहाँ से आगे if the emoluments of a civil servant have been reduced during the last 12 months or 36 months of his service, the case may be otherwise than as penalty average emoluments may at the discretion of authority which has the power to यहाँ से which has the power to sanction gratuity be substituted for emoluments। यहाँ से दोबारा ज़रा एक पॉइंट वाली बात है ये, यहाँ से अभी फिर से स्टार्ट करें। If the emoluments of a civil servant have been reduced during the last 12 months or 36 months of his service, as the case may be otherwise, then as the penalty average emoluments may at the discretion of the authority which has the power to sanction gratuity be substituted for emoluments। अब इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ किया लास्ट 12 मंथ्स के में उसको कोई पेनल्टी हुई थी और उसकी बेसिक पे थी 40,000, ठीक है, और उसमें एक इंक्रीमेंट था 2,000 का, वो उसको एज ए पेनल्टी डाल दिया गया। अब उसकी सैलरी रहेगी 38,000। अब अगर उसको 12 महीने नहीं गुजरे, इस पेनल्टी को 12 महीने अभी तक नहीं गुजरे, तो उसको 40,000 ही मिलेगी एमोल्यूमेंट्स। लेकिन अगर उसको एक साल से यानी कि 12 महीने से 36 मंथ्स के दौरान में टाइम गुज़र चुका है, तो 12 महीने से जो ही ऊपर गया और 36 के दरमियान में है, तो फिर उसको जो अथॉरिटी जिसके पास पावर है सैंक्शन कर सकती है कि उसको 38,000 की बजाय 40,000 ही मिले। यानी कि पीरियड का 3 साल से 1 साल के दरमियान होना चाहिए। 1 साल से बड़ा हो टाइम, यानी कि 1 साल से बढ़ गया है लेकिन 36 मंथ से बड़ा नहीं है। लेट्स सपोज अगर 36 मंथ गुजर जाते हैं, उसको पेनल्टी जो उसको चार्ज है, किसी का इंक्रीमेंट वगैरह रुक गया है, जो सालाना इंक्रीमेंट मिल रहा होता है वो रुक जाता है, ब्रेक लगा दी जाती है उसको एज ए पेनल्टी, और इस पीरियड को 36 मंथ से ऊपर हो चुका है, तो फिर कोई भी उसको पावर रिट्रीट नहीं कर सकती, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ 38,000 ही मिलेगा। यहाँ पे इस पेज में यही बात लिखी गई है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। आगे, इफ़ द सिविल सर्वेंट्स आर अनएबल टू वर्क एंड रिटायर ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन ड्यू टू इलनेस, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक और टेररिज्म will get complete pension benefits and the condition of 10 years service shall not apply to such cases। अब इसका मतलब ये है कि ये जो रीज़न्स हैं ये आपने याद रखने हैं कि किसी वजह से रिटायर हो जाता है, वो वजह क्या है, या तो इलनेस हो या हादसा हो जाए या कोई ज़िलज़ला है या कोई टेररिज्म की एक्टिविटी की वजह से वो अपने 10 साल सर्विस के पूरे नहीं कर पाया, तो इन वजह से उसको रिटायर होना पड़ा क्योंकि वो ड्यूटी अपनी नहीं सर अंजाम दे सकता। तो फिर क्या है, ये 10 साल की कंडीशन नहीं है बल्कि उसको मुकम्मल पेंशन मिलेगी। ये जो हैं 4 रीज़न आपने ये याद रखने हैं, इलनेस, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक एंड टेररिज्म। इसकी वजह से अगर उसकी सर्विस 10 साल से कम भी है तो उसको पूरी की पूरी पेंशन
जो क्वालिफाइंग सर्विस होती है, जो 25 ईयर के बाद रिटायर्ड होता है और उसकी पेंशन बनती, सेम इन 4 वजूहात में अगर कोई रिटायर्ड होता है तो उसको भी पूरी की पूरी पेंशन के बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन्स कि पेंशन का मतलब आप देन में सिर्फ ये रखें कि रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट, जब बंदा सर्विस छोड़ देता है तो उसके बाद के बेनिफिट, तो बेनिफिट किस सिचुएशन में किस तरह के मिलते हैं, इनकी कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है कंपनसेशन पेंशन। इफ़, ये सिर्फ ये पॉइंट पढ़ दें, इफ़ a government servant is selected for discharge owing to the abolition of permanent post, he has the option। ठीक है, कि अगर सीट एक अबॉलिश हो गई, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा था वो डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो जाता है और वो परमानेंट पोस्ट ख़त्म हो जाती है उसकी, जो जहाँ पे वो काम कर रहा था, तो फिर उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। नंबर 1, ऑफ टेकिंग एनी कंपनसेशन पेंशन और ग्रेच्युटी to which he may be entitled for the service he has already ordered। तो जितनी उसने सर्विस की है, फ़र्ज़ किया 20 ईयर तक हो चुकी है तो उसको पेंशन बनती है तो पेंशन मिलेगी। अगर 10 ईयर से कम की है, 5 साल से ज़्यादा है, 10 ईयर से कम है, तो उसको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। एक तो ये उसके पास ऑप्शन है। फिर और क्या ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ये है ऑफ एक्सेप्टिंग, ये वाला, ऑफ एक्सेप्टिंग एन अदर अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र टू एन अदर इस्टेब्लिशमेंट इवन ऑन द लोअर पे इफ़ ऑफर्ड, यानी कि या तो वो किसी और डिपार्टमेंट चला जाएगा उसी पोस्ट के अगेंस्ट जिस पे वो काम कर रहा था, लेट्स सपोज वो 16 या 17 स्केल में काम कर रहा था, तो उसकी सीट अबॉलिश हो गई जहाँ पे वो काम कर रहा था, वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गई, तो फिर क्या है, उसके पास ऑप्शन है, या तो वो रिटायरमेंट ले ले जितनी उसकी सर्विस हुई और उसके जितने बेनिफिट बनते हैं वो पेंशन या ग्रेच्युटी की शक्ल में वो ले ले। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो किसी और डिपार्टमेंट में अगर उसके पैरेलल उसी ग्रेड में सीट है तो वो उधर ट्रांसफ़र करवा ले, अगर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है। अगर ग्रेड वगैरह उसमें पोस्ट नहीं खाली कोई, तो फिर उससे लोअर ग्रेड में, अगर फ़र्ज़ किया वो 17 में है तो 16 में चला जाए, या 16 में है तो 15 में चला जाए, 15 में है तो 14 में चला जाए, तो उसके पास ऑप्शन है। और क्या है, ऑन लोअर पे इफ़ ऑफर्ड एंड कंटिन्यूइंग टू काउंट हिज प्रीवियस सर्विस फॉर पेंशन। फिर इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा तो उसकी पास्ट सर्विस जितनी भी होगी वो काउंट होती रहेगी। यानी कि पिछली, अगर फर्स्ट के जिस जगह सर्विस कर रहा था 15 ईयर थी, तो अगली डिपार्टमेंट में वो जहाँ पे जाएगा तो वो 10 ईयर्स जब गुजार लेगा तो वो क्वालिफाइंग सर्विस पे पहुँच जाएगा। क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होती है, 25 ईयर्स। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखनी है आपने। कंटिन्यू है, A government servant not employed in a substantive permanent capacity। सब्सटेंटिव परमानेंट का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ किया जब एक न्यू इंडक्शन होती है और उसकी जो जॉब में आता है तो 1 साल उसका होता है, मतलब उसका ट्रायल होता है जिसमें वो सब्सटेंटिव नहीं होता बल्कि वो अंडर मतलब उसकी ट्रायल सर्विस चल रही होती है। और अगर वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, डिसिप्लिनरी या उसमें मेडिकली कोई भी इशू हो, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इज़ ग्रांटेड ए कंपनसेशन ग्रेच्युटी। अगर वो परमानेंट नहीं है और उसको रिटायर होना पड़ता है तो फिर उसको या तो कंपनसेशन मिलेगी या ग्रेच्युटी मिलेगी या पेंशन मिलेगी इफ़ ही इज़ डिस्चार्ज। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर किसी का नॉर्मली 7 ईयर तक कंट्रैक्ट पे चल रहा है, 10 ईयर तक कंट्रैक्ट है और सब्सटेंटिव पोस्ट उसको नहीं मिली, या फ़र्ज़ किया अगर वो 16 में था वो 17 में गया है और अभी तक वो परमानेंट नहीं हुआ बल्कि सब्सटेंटिव नहीं हुआ बल्कि नॉर्मली प्रोबेशनरी पीरियड पे चल रहा है। जो नॉर्मली ट्रायल पीरियड होता है उसको हम प्रोबेशनरी पीरियड कहते हैं, प्रोबेशन। ठीक है जी, वो प्रोबेशनरी पीरियड में अगर फ़र्ज़ किया वो चल रहा था तो उसकी जो पिछली सर्विस मिला के अब तक की जितनी भी होगी उसके पास ऑप्शन होता है कि वो ग्रेच्युटी या पेंशन इफ़ ही इज़ डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस,
यानी कि 10 साल से लेके 25 साल तक की सर्विस उसकी है, और ये क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है, और 10 साल से ज़्यादा है, 25 साल से कम है, तो क्या होगा, और मोर owing to the abolition of his post or is replaced by a qualified candidate, यानी कि उसकी जगह पे या तो क्वालिफाइड आ गया या उसकी सीट अबालिश हो गई, तो फिर उसके पास ऑप्शन होता है, अगर 10 ईयर्स तक सर्विस उसकी गुजरी है तो ग्रेच्युटी मिल जाएगी, अगर 11 से ज़्यादा की है, 25 साल उसने गुजार लिया है या 25 साल से ऊपर चला गया, तो उसके पेंशन के बेनिफिट जितने बनेंगे वो उसको मिलेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा कि अगर जो कंपनसेशन पेंशन होती है, अगर सीट अबॉलिश हो जाए और उसको रिटायर्ड होना पड़े, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो वो जितने उसके बेनिफिट, नंबर 1 जितने उसके बेनिफिट ग्रेच्युटी या पेंशन बनती है वो ले ले और रिटायर्ड हो जाए, या फिर किसी और डिपार्टमेंट में चला जाए, उसके ट्रांसफ़र करवा ले, करेगी गवर्नमेंट ही ट्रांसफ़र, वो ट्रांसफ़र उसकी हो जाए और वो किसी और डिपार्टमेंट में चला जाए। अगर उसकी पैरेलल सीट नहीं है उसके ग्रेड की, तो उससे लोअर ग्रेड पे उसको जाना पड़ेगा, नहीं जाना चाहता तो रिटायरमेंट ले ले। और उसके बाद ये है कि अगर उसकी जो सब्सटेंटिव पोस्ट नहीं है बल्कि प्रोबेशनरी पीरियड में है, तो उसके जितने बेनिफिट बनते हैं, अगर क्वालिफाइंग सर्विस है 25 ईयर्स वो कर चुका है तो रिटायरमेंट ले ले, अगर उससे कम है तो ग्रेच्युटी ले ले। उसके बाद आता है ये तो ऊपर वाली पेंशन हमने पढ़ी थी, वो कंपनसेशन पेंशन थी। अब सेकंड नंबर पे जो आती है इनवैलिड पेंशन है। इनवैलिड पेंशन क्या होती है? An invalid pension is awarded to a government servant on his retirement from public service who by bodily or mentally infirmity is permanently incapacitated for the public service। अब ये वजह है कि मेडिकली वो कोई प्रॉब्लम उसके साथ हो जाता है, बॉडी के साथ मेंटल इन्फर्मिटी, और वो परमानेंट इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो वापस इस सिचुएशन में आ सके कि वो काम करने लगे। लेट्स सपोज किसी जो मेंटल केस हो जाता है, साइकी केस हो जाता है, तो कोई चांस नहीं है कि वो दोबारा ठीक हो सके, या किसी का अल्लाह ना करे बाजू या टांग कट जाती है और वो मूव नहीं कर सकता, या कोई उसकी आंखें चली जाती है अल्लाह ना करे, या कोई ऐसा उसके साथ इशू हो जाता है तो नहीं कर सकता, तो फिर उसके पास उसको द इन्फर्मिटी हैज़ हाउ एवर टू बी सर्टिफाइड, तो उसको इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। इस तरह का जो केस हो जाए, यानी कि वो परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड, यानी कि वो विलिंग तो है, करना तो चाहता था, लेकिन अब उसकी ये हालत नहीं रही कि वो सर्विस कर सके। फिर क्या है सेकंड नंबर पे इसका पॉइंट जो याद रखने वाला, द इन्फर्मिटी हैज़ हाउ एवर टू बी सर्टिफाइड बाय ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड, यानी कि एक जो प्रॉपर तरीके से एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो अपनी प्रोसीडिंग बनाएगा, वो अपनी वजह उसमें लिखेगा, और उस बोर्ड के लिए भी एक ज़रूरी होता है, तरतीब होती है कि किस ग्रेड का ऑफिसर उसको हेड कर रहा होगा, और मेडिकली वो उसकी बात अथेंटिक हो और मेडिकल में उसका एक तजर्बा भी हो, तब जाके वो मेडिकल बोर्ड रिकमेंडेशन देगा, तो उस पर ये चीज़ अनाउंसमेंट होगी, उसका मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर होगा कि ये बंदा वाकई ही इनकैपेसिटेटेड हो गया है इस रीज़न और ग्राउंड की वजह से, तब उसको इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। आपने सिर्फ ये याद रखना कि इनवैलिड पेंशन उन लोगों को दी जाती है जो मेंटली या फिज़िकली बॉडी के हिसाब से इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं परमानेंट बेसिस पे। उसके बाद आ जाता है नंबर थर्ड, रिटायरिंग पेंशन। Retiring pension is granted to a government servant who is permitted to retire after completing qualifying service of 25 years। यानी कि जो 25 साल अपनी सर्विस कर ले, क्वालिफाइंग सर्विस जो कि 25 ईयर, तो उसको जो मिलेगा पेंशन, उसको रिटायरिंग पेंशन कहेंगे। नंबर 2, सिविल सर्वेंट मे ऑप्ट फॉर premature retirement by giving a written intimation at least 3 months before the date on which he intends to retire।
एक बंदे के पास ये भी ऑप्शन होता है कि रिटायरमेंट की डेट से पहले 3 महीने पहले वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ले, यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस पे अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन 3 महीने पहले वो रिटायरमेंट से जब जाना चाहता है तो उससे पहले वो रिटायरमेंट का कह दे कि मैं इस डेट को रिटायर होना चाहता हूँ, तो उसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहते हैं। सच इंटीमेशन, ये जो सच इंटीमेशन, यहाँ से सच इंटीमेशन यानी कि जो इंटीमेट करेगा, विल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई और विदड्रॉ। ये बात जो है, जो वो बंदा रिटायरमेंट जाना चाहता है वो जब लिख के दे देता है कि मैं 3 महीने पहले लिख के दे देता है कि मैं इस डेट से रिटायर्ड हो जाऊंगा, और उस डेट से 3 महीने पहले उसको इंटीमेट ज़रूरी होता है कि करे। हाउ एवर ही कैन विदड्रॉ हिज एप्लीकेशन बिफोर फार्मर एक्सेप्टिंग ऑफ द रिक्वेस्ट बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी, कि कम्पिटेंट उसने एप्लीकेशन लिख दी लेकिन अभी तक कम्पिटेंट अथॉरिटी मीन कि जो ऑफिसर इस पोजीशन में बैठा हो कि उसकी रिटायरमेंट एक्सेप्ट करे, जो उसकी अपॉइंटमेंट करता है वही उसकी रिटायरमेंट का अथॉरिटी रखता है। तो जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास अभी तक उसकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई, पहुंची भी नहीं है, तो उससे पहले पहले वो विदड्रॉ कर सकता है, लेकिन जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी, कम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर देगी, तो फिर वो अपना ऑप्शन ख़त्म नहीं कर सकेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है रिटायरिंग ऑप्शन का। तो अब आपको समरी याद होगी, जिसने 25 ईयर सर्विस पूरी कर ली है, या मतलब प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना चाहता है और 3 महीने पहले इंटीमेट कर देता है। चौथे नंबर पे आ जाती है सुपर एनुएशन पेंशन। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुपर एनुएशन कब अप्लाई होती है और सुपर एनुएशन का क्या कंसेप्ट है। इसके हिसाब से कि वो बंदा जिसकी 60 साल लाइफ पूरी हो जाए और वो रिटायरमेंट ले, उसको क्या कहते हैं, सुपर एनुएशन रिटायरमेंट। ए सुपर एनुएशन पेंशन इज ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एंटाइटल्ड और कंपेल्ड बाय रूल टू रिटायर एट ए पार्टिकुलर एज 60 ईयर, यानी कि सुपर एनुएशन पेंशन कब होती है, जब कोई 60 साल की उम्र को पहुंच जाए। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाती है फैमिली पेंशन। कि फ़र्क किया, एक बंदा खुद नहीं रहता इस दुनिया में, तो जो उसकी फैमिली होगी उसको जो पेंशन मिलेगी उसको हम फैमिली पेंशन कहते हैं। और इसकी भी कुछ केसेस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो जो याद रखने पड़ेंगे आपको। नंबर 1, फैमिली पेंशन इज़ ग्रांटेड टू द फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि अभी तक वो रिटायर नहीं हुआ था और वो फौत हो गया है, तो उसकी जो फैमिली को पेंशन मिलेगी उसको फैमिली पेंशन कहते हैं। और फैमिली की फिर आगे डेफिनेशन हम देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ फैमिली को याद रखो कि फैमिली में क्या और कितनी परसेंटेज उसको मिलेगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल इन सर्विस ग्रेच्युटी इन ल्यू ऑफ 1/4 ऑफ द ग्रॉस पेंशन विल बी अलाउड। अगर उसको पेंशन मिलती है, और उसकी पेंशन तो उसको मिलेगी, फ़र्क क्या, उसकी बेसिक पे थी 40,000 और वो सर्विस से पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो अब उसका 1/4 जो बेसिक पे उसकी चल रही थी, इसका 1/4 कर देंगे इसे मल्टीप्लाई करके, तो ये 10,000 जो बनेगा इसका 40,000 का, यानी कि चौथा हिस्सा जो है 10,000 बनता है। ये उसको जितनी उसने साल सर्विस की होगी, लेट्स सपोज उसने 20 साल सर्विस की थी, तो 20 साल मल्टीप्लाई बाय 10,000 उसको ग्रेच्युटी भी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये जो है अब ये पढ़ते हैं, इन एडिशन टू द अबव फैमिली पेंशन, यानी कि जो ऊपर हमने ये जिक्र किया है, इसमें फैमिली पेंशन के अलावा उसको 75% ऑफ द ग्रास पेंशन विल बी एडमिजिबल टू द विडो फॉर हर लाइफ पीरियड और टिल हर मैरिज, यानी कि अगर उसकी बेसिक पे थी 40,000 तो इसका 75% लें तो उसको, या आप ये कहें कि जो उसकी पेंशन बनती थी उसकी, अगर वो खुद होता जो सर्विंग पर्सन है, उसकी पेंशन बनती लेट्स सपोज 30,000, तो अब वो खुद नहीं रहा, वो खुद उसकी डेथ हो गई, तो 30,000 का
75% जो होगा वो उसकी विडो को मिलेगा, जो उसकी बीवी होगी उसको एज ए पेंशन मिलेगी। ठीक है, और ये कब तक मिलेगी? जब तक उसकी लाइफ है, फॉर होल लाइफ, फॉर होल लाइफ। अगर फर्ज किया वो दोबारा शादी कर लेती है तो जब तक वो शादी नहीं करती तब तक उसको मिलेगा। अगर मैरिज कर लेगी तो उसकी वो पेंशन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट से कोई इस मकसद के लिए शादी ना करे कि जब ये अब तो मरने वाला है, अब जब मरेगा तो पेंशन लेती रहूँ सारी उम्र और साथ दूसरी शादी कर ले। ये भी इसके मतलब इस बंदे के लिए एक फ़ायदे की बात है, कोई इस तरह धोखा नहीं दे सकता। इन केस ऑफ डेथ ऑफ विडो द फैमिली पेंशन विल बी एडमिसिबल टू द sons until the age of 21 years or the eldest unmarried daughter till her marriage। कि अगर फ़र्ज किया उसकी जो बीवी थी वो भी मर गई, विडो जो है उसकी भी डेथ हो गई, लेकिन बच्चों की अभी तक उम्र अगर मेल है तो उसकी 21 ईयर तक उसको मिलेगी। अगर लड़की है, फीमेल है, उसकी बेटी है तो उसकी एज 21 ईयर होगी लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। तो क्या होगा, उसकी 25 ईयर होगी, अब शादी होगी तो फिर जब शादी हो जाएगी उसको ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर उसकी किसी बच्ची थी, बेटी थी और उसकी एज थी 20 ईयर्स और शादी होगी, तो जब शादी हो जाएगी तो फिर उसकी पेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद आता है जी असिस्टेंस पैकेज ऑफ द पीएम इन केस ऑफ इन सर्विस डेथ, कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ असिस्टेंस पैकेज दिया गया है कि अगर कोई ड्यूरिंग सर्विस जिसकी डेथ हो तो उसको कुछ असिस्टेंस पैकेज मिलेगा। तो उसकी कुछ ये एक टेबल है, वो आपने याद रखना होगा कि अगर ग्रेड 1 से लेके 4 तक का है तो उसको 2 लाख मिलेगा असिस्टेंस पैकेज। ठीक है जी। और ग्रेड 5 से लेके 10 तक का है उसको 3 लाख मिलेगा। ग्रेड 11 से 15 का है उसको 4 लाख मिलेगा। 16 से 17 का है उसको 5 लाख का असिस्टेंस पैकेज मिलेगा। 18 से 19 का है तो उसको 8 लाख का मिलेगा। अगर 20 एंड अबव का है तो उसको 10 लाख मिलेगा। और जो अगर फर्ज किया कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई डेथ होगी, यानी कि कहीं कोई ड्यूटी वगैरह वो कर रहे थे, अगर ड्यूरिंग सर्विस हो फिर तो ये मामला है। अगर फर्ज किया कहीं छोटी मोटी बैटल चल रही थी या कहीं कोई गन फायर आगे पीछे हो जाते हैं या कोई धमाका हो जाता है तो इस तरह का केस होता है, तो असिस्टेंस पैकेज 1 से लेके 15 स्केल तक के लोगों को 5 लाख का मिलेगा। और अगर 16 से 19 का है तो उसको 10 लाख मिलेगा। 20 एंड अबव है तो उसको 15 लाख का मिलेगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ होनी चाहिए। ये बात याद रखने वाली है कि सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ के केस में ये 3 हैं, 1 से 15 तक 5 लाख, 16 से 19 तक 10 लाख, 20 से लेकर ऊपर तक 15 लाख का सिक्योरिटी पैकेज असिस्टेंस पैकेज मिलेगा सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ के केस में। अगर नॉर्मली ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो फिर ये पैकेज मिलेगा। उसके बाद है 75 नंबर 1 ये पॉइंट है 75% पेंशन टू द स्पाउस और एल्डेस्ट सन टिल द यंगेस्ट चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर। यानी कि बच्चों को 75% ऑफ पेंशन मिलता रहेगा और सबसे बड़े को तब तक मिलेगा जब तक सबसे जो छोटा है उसकी एज 18 साल तक ना पहुंच जाए। ठीक, उसके 3-4 बच्चे थे। अब एक तो शर्त यह है कि 21 ईयर तक मिलेगी। अगर फर्ज किया वो को 25 ईयर तक भी था लेकिन अभी जो छोटा बच्चा था उसकी एज 18 ईयर नहीं आई, तो 18 ईयर तक जब वो पहुंचता है छोटा तब तक उसको 75% मिलता रहेगा। सेकंड पॉइंट है नॉर्मल पेंशन टू द स्पाउस आफ्टर दैट फॉर लाइफ।
जो नॉर्मल स्पाउस है, स्पाउस मतलब उसकी जो वाइफ है, वाइफ को फॉर द लाइफ मिलेगा। बच्चे हैं तो सबसे बड़े को 75% तक मिलता रहेगा। अगर उसकी विडो की डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ स्पाउस, उसकी जो बीवी है उसको पूरी लाइफ 75% मिलता है। और यहाँ से जो है रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट हाउस और पेमेंट ऑफ रेंट फॉर हायर्ड हाउस फॉर 5 years और टिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन विच एवर इज़ अर्लियर बट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। यानी कि एक बंदा था, उसकी सर्विस में डेथ हो गई। अब उसकी जो बीवी है उसके पास ये हक है कि वो गवर्नमेंट उसको घर दे कम अज़ कम 5 साल के लिए। अगर फ़र्ज़ किया किसी की एज थी जो जिसकी डेथ हुई 58 years, अब जो है एक तो कंडीशन ये है कि उसको 5 साल के लिए घर मिलेगा, लेकिन इस बंदे की 58 ईयर पे डेथ हो गई है, लेकिन 60 साल पे अगर वो पहुंचता 2 साल के बाद, मतलब उसने रिटायरमेंट हो जाना था, तो फिर उसने घर छोड़ देना था। अब इस केस में अगर वो 58 ईयर का था तो उसको उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसको कम अज़ कम 3 साल अब 2 साल बाद तो उसने रिटायर्ड हो जाना था, लेकिन अब डेथ हो गई, तो कम अज़ कम उसके पास, उसके घर वालों के पास ऑप्शन है कि 3 साल कम से कम तो वो घर रख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया किसी की थी सर्विस थी 50 ईयर्स और उसकी डेथ हो गई, अब उनके पास ये राइट है कि वो 5 ईयर तक घर रख सकते हैं। यानी कि उसकी अब 60 ईयर तब तक नहीं पहुंचनी थी, अगर वो उसकी 60 ईयर पहुंच जाती है तो कम अज़ कम उसके पास 3 साल का ऑप्शन होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इस पे ज़रा टाइम में भी आप कंफ्यूज ना हो जाएं, लेकिन सिंपल है कि अगर किसी की 60 साल की पूरी एज हो रही है तो कम अज़ कम 3 साल से कम भी है तो 3 साल तो उसको घर मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसकी 60 साल पूरी एज नहीं हो रही थी तो 5 साल। अब ये आसानी से आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अब जो आखिरी है ये पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट फॉर द पोस्ट इन BPS 1 to 15 ऑन 2 years कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एडवर्टाइजमेंट। अगर उसके बच्चे की डेथ हो जाती तो उसका बच्चा ग्रेड 1 से लेकर 15 तक 2 साल के लिए आप उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे विदाउट एडवर्टाइजमेंट। उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं होगी, बल्कि आपने सिर्फ उसको 2 साल के लिए सर्विस में भर्ती कर लेना है, अगर सर्विस के दौरान किसी के डेथ हो जाती है तो। उसके बाद आता है ये पॉइंट, फ्री हेल्थ फैसिलिटी टू दी विडो फॉर लाइफ एंड द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 years इन हॉस्पिटल। ये सारे पेंशन में ही आ रहे हैं, फैमिली पेंशन में सारी चीज़ें हैं कि अगर उसकी बीवी है तो उसको पूरी लाइफ मेडिकल की फैसिलिटी रहेगी, लेकिन अगर बच्चे जो हैं उनको 18 ईयर तक जो सर्विस है, 18 ईयर तक उनकी जो एज है तब तक उनको मेडिकल की फैसिलिटी रहेगी। उसके बाद ये पॉइंट है, अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट एज पर TGEHF पॉलिसी अगेंस्ट 2% कोटा फिक्स फॉर द डिसीज्ड एम्प्लॉयज़। यानी कि जो फौत हो जाते हैं उनका 2% जो कोटा रखा जाता है उसमें उनको एक प्लॉट दिया जाएगा। वेवर ऑफ अनपेड बैलेंस ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस सैंक्शन बाय द AGP और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये जो पॉइंट है, एक तो होता है जो नॉर्मल सर्विस में जो बंदे होते हैं उनको हाउस रेंट मिल रहा होता है, जिसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, HRA। हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा होता है, उसकी अमाउंट थोड़ी होती है। अगर फ़र्ज़ किया किसी ने घर हायर करवाया था 1 ईयर के लिए, यानी कि घर लिया था और गवर्नमेंट इस चीज़ पे एग्री होती है कि अगर कोई घर लेता है तो गवर्नमेंट उसका स्केल के हिसाब से रेंट देती है उस घर का। जो हर स्केल के हिसाब से उनकी एक लेवल होता है, उस लेवल से ज़्यादा महंगा घर लेंगे तो जितना उसका स्केल के हिसाब से बनता है वो गवर्नमेंट पे करेगी, जो बाकी एक्स्ट्रा होगा वो खुद पे करेगा। अगर फ़र्ज़ किया एक बंदे ने 1 साल के लिए घर हायर करवाया था, अब उसकी डेथ हो गई, अब 11 मंथ अभी बाकी हैं, तो 11 मंथ का जो पेमेंट है वो भी गवर्नमेंट पे कर देगी, और जो वो अमाउंट है वो उसको अनपेड जो अमाउंट है उसको क्या है, वेवर होती है, मतलब वो वेव ऑफ कर देते हैं।
अच्छा सॉरी, इस पे थोड़ा सा मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। हाउस बिल्डिंग ये एडवांस है, सॉरी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ से, ये तो हाउस बिल्डिंग एक तो वो भी हो जाता है ना, हाउस बिल्डिंग एडवांस। अच्छा, एक हाउस बिल्डिंग एडवांस वो होता है कि अगर फर्ज किया किसी की थी 30,000 बेसिक सैलरी, ठीक है, 30,000, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि अगर किसी ने घर बनाना है तो उसको 36 बेसिक्स, 36 मल्टीप्लाई बाई उसकी जितनी बेसिक थी 30,000, तो जितनी अमाउंट बनती है ये उसको वो ले सकता है एज ए लोन, ताकि वो अपना घर बना सके। फ़र्ज़ किया किसी ने इतनी अमाउंट ली थी, ये जितनी भी बनती है, फ़र्ज़ किया ये 9 लाख बन जाती है, तो उसने लोन वापस किया था अभी तक 9 लाख उसने लिया, और अभी तक उसने सिर्फ 2 लाख पे किया था, ठीक है जी, 2 लाख पे किया था ये। अब उसका 7 लाख अभी तक बकाया है, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अब क्या है कि गवर्नमेंट वेव ऑफ कर देती है, यानी कि उसकी जो बाकी हाउस बिल्डिंग एडवांस उसको दिया होता है वो माफ़ कर देती है। ये है इस पॉइंट का मेन मकसद, जो अभी मैंने बाद में आपको बताया। ये पॉइंट यहाँ पे ये पेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद ब्रेक करेंगे। फ्री एजुकेशन टू वन चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि फैमिली पेंशन में एक ये भी चीज़ होती है कि जो बंदा फौत हो जाता है ड्यूरिंग सर्विस, उसके बच्चों में से एक को 18 साल तक की जो फ्री एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद है इन केस ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ द पैकेज प्रोवाइड्स फॉर फ्री एजुकेशन टू दी ऑल चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड अप टू द एज ऑफ 18 ईयर। अगर फर्ज किया सिक्योरिटी के रिलेटेड, यानी कि कोई धमाका हुआ, उसमें जितने सर्विस में जो बंदे थे उनकी डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा, उसके जितने भी बच्चे होंगे उनको 18 साल तक की एजुकेशन फ्री होगी। अगर वैसे कोई डेथ हुई थी तो सिर्फ 1 साल के एक बच्चे को 18 साल तक की एज के लिए फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसके बाद द पेमेंट विल बी मेड टू द स्टूडेंट ऑफ द पब्लिक स्कूल एट द फॉलोइंग रेट। अब ये रेट नीचे दिए गए हैं, ये वाले रेट, कि अगर ये दो ब्लॉक्स हैं कि अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि गवर्नमेंट का सिस्टम, तो फिर क्या है, क्लास 1 से 8 तक के लिए 6,000 पर एनम एक सालाना। अगर क्लास 9 से 10 तक के हैं 24,000 मिलेगा। क्लास हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे है तो 24,000 पर एनम उसको मिलेगा। अगर प्राइवेट स्कूल सिस्टम है तो क्लास 1 से 5 तक के 18,000 पर मंथ, क्लास 6 से 8 तक 24,000, क्लास 9 से 10 36,000, और हायर सेकेंडरी स्कूल का है तो 48,000। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक लेटर भी लगा हुआ है। तो ये पैकेज उनको मिलेगा फ्री एजुकेशन, यानी कि अगर ड्यूरिंग सर्विस नॉर्मल कैजुअलिटी हो जाती है, किसी की लाइफ चली जाती है सर्विस में, तो उसके एक बच्चे को 18 साल तक की एजुकेशन मिलती है। जबकि अगर सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ हो तो जितने भी बच्चे हैं उनको 18 साल की एजुकेशन तक के लिए फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी होगी, और फीस ये अप्लाई होगी। ये आपने याद रख लेनी है। यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, आप इसको याद करने की कोशिश करना, जो टेबल हमने पढ़े हैं, जो रेट्स हमने पढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। इसको रिपीट करें और मेहनत करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा।